Hello students. So today we have to discuss about the population explosion. As the word itself defines the meaning of this second topic of the chapter 4, which is reproductive health. So population explosion means जनसंख्या घनत्व, किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है. लिखा हुआ है the tremendous increase in size and growth rate. Tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion. क्या क्या रीजन्स हैं इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, इस जनसंख्या घनत्व के क्या क्या कारण हैं. यहाँ पे 4 कारण हमने लिखे हैं बच्चों, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिए गए हैं. फर्स्ट जो पहला कारण है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मृत्यु दर में बहुत तेज़ी से गिरावट. डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर में माता की मृत्यु दर में बहुत तेज़ी से जो गिरावट है उसके कारण. डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु की मृत्यु दर में गिरावट के कारण ये जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है. बच्चों आपने पहले समय में देखा होगा कि गर्भ के समय या प्रसव के समय सुना होगा बहुत सी माँ या बहुत से नवजात शिशु की उस समय डेथ हो जाती थी, लेकिन ये रेट टेक्नोलॉजी के डेवलप के कारण अब बहुत घट गया है. तो इस वजह से घटे हुए इन डेथ रेट्स के कारण पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज़ कर रही है. जो चौथा है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज. नाउ डेज आज की जो जनरेशन है बच्चे बहुत जल्दी से रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का. तो ये 4 कारण हैं जो जिनके द्वारा ये जनसंख्या घनत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. अब भारत सरकार के द्वारा या जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ. ये क्वेश्चन बेटा 2016 सीबीएसई में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया सीबीएसई 2016. 3 रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं. 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो कोई 2 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट समझने हैं. पहला रेजिंग मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 18 ईयर्स एंड ऑफ बॉयज़ टू 21 ईयर्स. तो इस पॉइंट में आप देखिए लड़कियों की जो उम्र है वो 18 साल तक की जाए या उसे ऊपर बढ़ा दी जाए, मैरिजेबल एज. और जो लड़कों की शादी की जो विवाह की एज होनी चाहिए वो 21 या उसके अबव होनी चाहिए. तो ये एक स्टेप हो सकता है जिसके द्वारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं. जो दूसरा पॉइंट है इंसेंटिव्स शुड बी गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज. जिन परिवारों में 2 या 2 से कम 1 बच्चे हैं उन परिवारों को इंसेंटिव्स दिए जाएं, आप ये कह सकते हैं रिवॉर्ड्स दिए जाएं, जिससे दूसरे फैमिलीज़ को बढ़ावा मिलेगा या अवेयरनेस होगी कि स्मॉल फैमिली होने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. तो इंसेंटिव्स देने चाहिए. क्या करना चाहिए? इंसेंटिव्स किसको देना है? स्मॉल फैमिलीज़ को देना है. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है मीडिया पब्लिसिटी है. आपने ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा आपने बहुत पढ़ा होगा ये जो स्लोगन लिखा हुआ है हम 2 हमारे 2. तो ये स्लोगन बताता है कि हम 2 पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे, जो कि एक स्मॉल फैमिली का सूचक हैं. तो मीडिया पब्लिसिटी के द्वारा पोस्टर्स ऑफ हैप्पी कपल्स विद 2 चिल्ड्रन इसको पब्लिश किया जाए. तो ये कदम उठाने चाहिए या उठाए जा रहे हैं जिनके द्वारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को या जनसंख्या घनत्व को कंट्रोल किया जा सकता है. अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि बर्थ कंट्रोल से संबंधित है. The most important step to control population growth is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. आज के समय में बहुत सारे कंट्रासेप्टिव गर्भधारण जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के बहुत सारे मेथड्स हमारे सोसाइटी में, हमारे मेडिकल सेंटर्स पे या हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ ने डेवलप किए हुए हैं, जिनके द्वारा अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचा जा सकता है. तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज अगर नहीं होगी तो बर्थ कंट्रोल होगा. ठीक है. अब एक फिर यहाँ पे इंडिकेशन दिया है आपको. 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसी होनी चाहिए. तो 4 क्वालिटी यहाँ पे लिखी हैं. पहली तो यूजर फ्रेंडली, आराम से उसको यूज़र यूज़ कर सके.
ईजिली अवेलेबल, आराम से मिल जाए। तीसरी, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो एज लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, प्रभावशाली हो और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो या लीस्ट साइड इफ़ेक्ट उसके कोई भी हो। चौथा, नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ डिज़ायर, जो सेक्सुअल ड्राइव है या जो इच्छा है उसको किसी भी तरीके से प्रभावित ना करे। एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र, तो सेक्सुअल एक्ट को भी किसी प्रकार से वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस प्रभावित ना करे। तो इस प्रकार से 4 क्वालिटी हो सकती हैं किसी भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। जी हाँ बच्चों, अब आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए यहाँ पे 6 कैटेगरी दी गई हैं। इन 6 कैटेगरीज में हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल ऑब्लिक ट्रेडिशनल मेथड्स, इसमें कोई भी पिल, कोई भी एडिशनल डिवाइस या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं की जाती क्योंकि ये नेचुरल मेथड, प्राकृतिक। दूसरा बैरियर मेथड। तीसरा इंटर यूटेराइन डिवाइसेस यानी आईओडीज जो यूज़ करते हैं मेल और फीमेल। फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और फिफ्थ इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। छठा जो है परमानेंट सर्जिकल मेथड्स, आपने सुना होगा सर्जिकल मेथड्स में ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, जिनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहले एक एक करके सबसे पहले जो कि नेचुरल ऑब्लिक ट्रेडिशनल मेथड है उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। क्या है नेचुरल मेथड्स? नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। स्पर्म और ओवम को की मीटिंग को अवॉइड करना नेचुरल मेथड के अंतर्गत आता है। अब किस किस तरीके से ये अवॉइड किया जा सकता है? 3 मेथड होते हैं बच्चों। एनसीईआरटी बुक में भी यही 3 मेथड हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, क्वाइटस इंटरप्ट्स और लैक्टेशनल एमनोरहिया, जिसमें से लैक्टेशनल एमनोरहिया कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है या सीधे नेचुरल मेथड्स का भी पूछते हैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन। क्या क्या नेचुरल मेथड्स हैं? पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या है देख लीजिए आप। A method in which a couple avoids from coitus from day 10 to day 17 of the menstrual cycle। आपने जब menstrual cycle स्टडी की थी तो आपने देखा था ओवुलेशन का जो टाइम है वो 10वें दिन से 17वें दिन तक जो टाइम है उसमें होता है ओवुलेशन यानी एग रिलीज। तो इस टाइम में क्या करेंगे? कोइटस को अवॉइड करेंगे, ठीक है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू अकर। तो ओवुलेशन के टाइम में अगर कोइटस नहीं होगा तो देयर विल बी नो चांस फॉर द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्सटिनेंस। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स डे 1, अगर डे 1 से डे 7 तक कोई क्वाइटस नहीं होगा तो उसको पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहेंगे। जी नहीं, डे 10 डे 1 फर्स्ट डे टू 9th डे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 7 दिन तक होती है, आपको मालूम है 1 से 7 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। फिर 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में किसी भी दिन ओवुलेशन हो सकता है, तो उस टाइम में अगर हम क्वाइटस नहीं होता है तो उसको पीरियोडिक एब्सटिनेंस बोलते हैं। फिर क्वाइटस इंटरप्ट्स में क्या है? ये वो मेथड है जिसमें मेल पार्टनर पेनिस को विदड्रॉ कर लेता है बिफोर द एजाकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। एजाकुलेशन मीन्स टू रिलीज द सीमेन इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें मेल पार्टनर पेनिस को विदड्रॉ कर लेता है और इस प्रकार से इंसेमिनेशन नहीं होता है। तो जब इंसेमिनेशन नहीं होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो स्पर्म्स का कोई चांस ही नहीं होगा वहाँ पे पहुँचने का। तो इस तरीके से मीटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आगे, तीसरा जो मेथड है लैक्टेशनल एमनोरहिया। ये पूछा गया है इसलिए मैं आपको 2011 में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। लैक्टेशनल एमनोरहिया, लैक्टेशनल एमनोरहिया में क्या होता है कि जिस टाइम में पार्चुरेशन के बाद यानी कि बच्चे के जन्म के बाद माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है बच्चों। तो उस पीरियड को, और ये पीरियड शुरुआत से 6 महीने तक लगभग रहता है। बहुत सिक्योर मेथड नहीं है क्योंकि किसी किसी फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बेबी के जन्म के 3 महीने बाद ही शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक मेथड है जो कि नेचुरल मेथड के अंतर्गत आता है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन ओवुलेशन डज नॉट अकर। इस
टाइम में ओवुलेशन नहीं होता है। तो ये 3 मेथड आपने सीखे जो कि नेचुरल मेथड के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं बैरियर मेथड्स पे। तो आप देखिए बैरियर मेथड में क्या क्या बैरियर्स हैं। दीज मेथड्स प्रिवेंट दी कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। कुछ बैरियर्स हैं जो कि स्पर्म्स और ओवम के कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करते हैं, और ये जो है मेल्स और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। क्या क्या हैं देखिए, पहला है कॉन्डोम, दूसरा है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्ट्स, और तीसरा है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। तो कंडोम्स कैसे काम करता है, ये थिन रबर या लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है। कैसे यूज़ करता है, यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स, प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ इजैकुलेटेड सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो ये इजैकुलेटेड सीमेंस को डिपोजिशन से प्रिवेंट कराता है। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, बॉल्ट्स, ये भी रबर के बने हुए होते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप में इंसर्ट कर दिए जाते हैं टू कवर दी सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के द्वारा स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट कराया जाता है इन डिवाइसेस को या बैरियर्स के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए स्पर्मिसाइडल लिखा हुआ है, स्पर्मिसाइडल यानी वो क्रीम जो स्पर्म्स को किल कर दे। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज और जो ये फोम्स हैं, ये सारे के सारे इन जो ऊपर दिए हुए बैरियर्स हैं, इनकी इफ़िशियंसी को, इनके वर्क को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। आर यूज टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने सिर्फ 2 मेथड डिस्कस किए हैं, नेचुरल मेथड और दूसरा डिस्कस किया है बैरियर मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स अकॉर्डिंग टू द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।